बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our two laws of motion, Newton's first law of motion and Newton's second law of motion. I have assigned you an example related to Newton's second law of motion, in which we derived a formula which is the net force F is equal to ma. So today we are going to start a new example relating to Newton's second law of motion. So on page number 62 there is an example 3.3. What is its statement? Remember, from the previous chapter I have told you that how to solve a numerical. The first step to solve a numerical is to read the problem statement carefully. So let's first read the problem statement. A cyclist of mass 40 kg exerts a force of 200 Newton to move his bicycle with an acceleration of 3 meter per second square. From Newton's second law of motion, we know that when a force acts on a body, it produces an acceleration in the body in the direction of that net force. So in this problem statement, a cyclist किसे कहते हैं? साइकिल चलाने वाले को. A cyclist whose mass is given as 40 किलोग्राम, उसका mass कितना है? 40 किलोग्राम्स, और वो exert कर रहा है फोर्स साइकिल को चलाने के लिए. जो पेडल्स पर फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कितनी है? वो फोर्स है 200 न्यूटन. सो फर्स्ट separate the given parameters which are given in the problem statement. So the given data is the mass of the cyclist, which is 40 kilogram. The acceleration, the force is 200 Newton, which is shown by F naught. F naught क्यों कहा गया है? जब हम F के नीचे सबस्क्रिप्ट में नीचे एक जीरो डाल देते हैं, छोटा जीरो डाल देते हैं, उसको हम फिर पढ़ते हैं F naught. ठीक है, इसे F naught से क्यों शो किया वो अभी जब आगे हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा. अभी आप इसको क्या पढ़ेंगे? F naught. क्या किया मैंने? F किया है और नीचे इस तरह जीरो लगा दिया, इसको F naught पढ़ते हैं. सो F naught इज इक्वल टू 200 न्यूटन, जो कि वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसे हम कह रहे हैं अप्लाइड फोर्स, जो कि वो फोर्स पेडल पर लगा रहा है, वो कितनी है? 200 न्यूटन. And the acceleration, as we know from the Newton's second law of motion, when a force acts on a body, it produces some acceleration in the body. So the acceleration is 3 meter per second square. Now what we have to find out, we have to find how much is the force of friction between the road and the tires. अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़, जब हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर एक बॉल है हमारे पास, उसको अगर हम रफ ग्राउंड पर रोल करें तो वो जल्दी स्टॉप कर जाएगी. इट विल स्टॉप क्विकली रादर देन अ स्मूथ ग्राउंड. क्यों? क्योंकि रफ ग्राउंड पे बताया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि क्या करती है, जब भी हम ज़मीन पर या किसी भी फ्लोर पर मूव करते हैं, या हमारी गाड़ी मूव करती है या मोटरसाइकिल मूव करती है, तो उस मोशन को जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्सीलरेटर दबा रहे होते हैं, टायर मूव कर रहे, तो उनकी उस फोर्स को एक फोर्स अपोज करती है, एक रिएक्शन फोर्स अपोज करती है, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, जिसे आप रगड़ भी कहते हैं. सो वो क्या होती है? वो जब आप टायर रोड पर मूव कर रहा होता है तो एक तो फोर्स अप्लाई हो रही होती है जिसकी वजह से टायर मूव करता है, और एक अपोजिंग फोर्स होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये दोनों फोर्सेस आपस में जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा, वो फोर्स डोमिनेट कर जाएगी, ऑब्जेक्ट उसकी वजह से मूव करे.
ठीक है। सो वो हमसे कह रहा है कि हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स, कि ये बताओ फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो साइक्लिस्ट अपने पैरों से पेडल्स पर अप्लाई कर रहा है वो है F0, अप्लाइड फोर्स कितनी है 200 न्यूटन्स। सो 200 न्यूटन्स इज द अप्लाइड फोर्स। उसने हमसे क्या मांगा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी होगी नेट फोर्स। रिमेंबर व्हाट इज नेट फोर्स? Net force is the resultant or the sum of all the forces acting on a body. अब इस वक्त हमारे पास जो बॉडी है वो है साइकिल है हमारे पास। अब साइकिल पर दो फोर्सेस लग रही हैं। नंबर वन, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द साइक्लिस्ट ऑन द पेडल्स टू मूव द बाईसाइकिल। नंबर वन फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द साइक्लिस्ट ऑन द पेडल्स टू मूव द bicycle, whose magnitude is 200 Newton. And second is the force of friction. जो कि कहाँ पर लग रही है, जो कि टायर और रोड की, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास अगर टायर है, ठीक है, ये आपके पास अगर इस तरह टायर है और ये आपके पास रोड की सरफेस है, ठीक है, इसको उसके साथ ही बना लेते हैं, ये रोड की क्या है, सरफेस है। तो यहां पर जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पर क्या लग रही है, यहां पर लग रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हमने स्मॉल f से शो किया। सो दो फोर्सेस लग रही है, एक फोर्स जिसकी वजह से वो पेडल्स पर लग रही है अप्लाइड फोर्स, और एक फोर्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है टायर और उसके दरमियान, रोड के दरमियान। सो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। द नेट फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स, the net force will be equal to the sum of applied force and force of friction. ठीक है, रिमेंबर मैंने आपको बताया था जब मैंने यहाँ एग्जांपल दी थी कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और दो जो लोग आ जाते हैं, एक मुझे राइट साइड से खींचता है, एक मुझे लेफ्ट साइड से खींचता है, तो मेरे अंदर जो नेट फोर्स होगी वो इसका सम और इसका, इन दोनों को जब सम करूंगा वो मेरी क्या बन जाएगी, नेट फोर्स या टोटल फोर्स जो कि मुझ पर अप्लाई हो रही। सो नेट फोर्स हम निकालेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब भी आपने न्यूमेरिकल में कोई लॉ या कोई इस तरह की चीज जो कि स्टेटमेंट है किसी साइंटिस्ट ने दी हुई है वो अप्लाई करनी है, तो आपने स्टेटमेंट शुरू में लिखनी है। जैसे मैं यहाँ अप्लाई करने लगा हूँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये लाइन लिखनी जरूरी है, ठीक है। ये नहीं है कि नंबर आपके कट जाएंगे लेकिन इंप्रेशन अच्छा जाता है, हो सकता है नंबर कट भी जाए आपके, एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है। उसको हो सकता है ये चीज़ अच्छी लगती हो कि वो बच्चा जो है जब कोई फॉर्मूला लिख रहा है तो उसके पीछे बता रहे फॉर्मूला क्या है। सो हम जब फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, मैंने लिखा है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स और एफ क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यानी कि एम मल्टीप्लाई बाय ए। जो नेट फोर्स ओवरऑल लग रही है वो कितनी है, वो है मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सो मैस कितना है साइक्लिस्ट का 40 और एक्सेलरेशन कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका आ गया है 120 न्यूटन्स, ठीक है। सो ये है आपकी नेट फोर्स जो कि किसका सम है, अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक है। अब मैंने यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहा हूं नेट फोर्स का, कि नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स बेसिकली है एम ए के इक्वल। लेकिन नेट फोर्स किन दो फोर्सेस का सम है, एक तो है जी हमारे पास अप्लाइड फोर्स जो कि लग रही है जो हम पेडल पर अप्लाई कर रहे हैं, और एक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आप यहां देख रहे होंगे मैंने नेगेटिव का साइन क्यों लगाया है। रिमेंबर मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये चीज बताई थी कि नेट फोर्स जब हम निकालते हैं तो अगर तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, अगर तो क्या हो, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो एक फोर्स को हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं और जो उस फोर्स से ऑपोजिट होती है, बिल्कुल उलट डायरेक्शन में होती है, उसके साथ हम नेगेटिव का साइन लेते हैं। द नेगेटिव साइन इन फिजिक्स शोज द डायरेक्शन, ठीक है, और ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही आता है क्योंकि डायरेक्शन होती ही वेक्टर क्वांटिटी की है। इसलिए अब जो अप्लाइड फोर्स है उसकी डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है,
अगर आप इसको आप देखें क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि आपको पता है जो क्लॉक है वो मूव करती है इस तरह। फॉर एग्जांपल अगर ये क्लॉक है तो क्लॉक इस तरह मूव करती है, ठीक है, मतलब 12 बजते हैं 1 2 तो इस तरह मूव करती है क्लॉक, ठीक है, ऐसे मूव करती है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन, कि क्लॉक की डायरेक्शन में चलना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर तो घड़ी उल्टी मूव करना शुरू हो जाए, जो कि कभी होता नहीं, वो हमने अपनी तरह से टर्मिनोलॉजी बनाई है कि अगर उल्टी साइड पे मूव करना शुरू हो जाए, इस तरह मूव करनी शुरू हो जाए, तो इसको हम कहते हैं, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। सो आपके पास जो ये फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या है आपके पास, उन दोनों की डायरेक्शन आपके पास ऑपोजिट है, ठीक है। एक आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये वाली जो अप्लाइड फोर्स है ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि क्लॉक के ऑपोजिट चल रही, और एक आपके पास कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि आपके पास क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है। सो इसलिए हमने लिखा है नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, बेसिकली नेट फोर्स इक्वल है अप्लाइड फोर्स प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। लेकिन माइनस क्यों आ गया, माइनस इसलिए आ गया क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स से क्या है, ऑपोजिट है बिल्कुल। इसीलिए नेट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स प्लस माइनस, जब माइनस प्लस माइनस माइनस होंगे तो माइनस बन जाएगा, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो नेट फोर्स हमने न्यूटन सेकंड लॉ से पहले ही निकाल लिया, कितनी है, 120 न्यूटन। उसके बाद अब एफ नॉट शोज द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। सो एफ नॉट की जगह क्या आ जाएगी, 200 न्यूटन, जो कि उसने हमें दी है, माइनस एफ स्मॉल एफ शोज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब ये एफ उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 120 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 200 में से 120 निकालेंगे, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 80 न्यूटन। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू which we have to find out in this example is 80 Newton. This is the force of friction. Overall force कितनी है, 120 न्यूटन, जो कि नेट फोर्स है, उसमें से 200 अप्लाई हो रही है, ठीक है, और बाकी जो आपके पास है 120, बाकी आपके पास जो फोर्स बच गएगी 80, ठीक है। एक तो अप्लाइड फोर्स है, एक आपके पास नेट फोर्स है, और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेसिकली आपके पास, जो कि अपोज कर रही है उस अप्लाइड फोर्स को, वो कितनी है, 80 न्यूटन्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बोर्ड में 1-2 दफा आई हुई भी है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करवाई है ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अभी तक हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर में, एक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन आता है आपके पास, आर्टिकल का जो नाम है वो है मैस एंड वेट। क्या आर्टिकल का नाम है, मैस एंड वेट। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में या लॉन्ग क्वेश्चन में इसका जो सवाल आता है वो इस तरह आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने डिफरेंस बताना है, डिफरेंशिएट करना है मैस और वेट में। जिस तरह चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें क्या था, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, जिसमें हमने रेस्ट और मोशन को डिफरेंशिएट किया था, उनमें फ़र्क बताया था। इसी तरह यहाँ भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो आप सारे पॉइंट्स लिखेंगे, जो कि 6 डिफरेंसेस यहाँ पर लिखे हैं मैंने। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो 2 या 3 पॉइंट्स लिखेंगे आप। सो क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। इंशाल्लाह जब नोट्स आपके पास आ जाएंगे इस चैप्टर के 1-2 दिन तक, तब वो ये क्वेश्चन इसी तरह आपके पास वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। सो अब हम क्या करने लगे, हम इनमें डिफरेंस को पता लगाने लगे। अब आपने जनरली जो है वो चीज़ एक सुनी होगी, आप अपना वेट मेजर करते हैं, ठीक है, और कहीं पर आपने मैस भी सुना होगा। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट होती होगी कि मैस और वेट में बेसिकली क्या डिफरेंस है।
फिजिक्स के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, उनको मैं स्टार्ट करता हूँ आपको बताना। सबसे पहले पहला जो डिफरेंस है वो दोनों की डेफिनेशन का डिफरेंस है, ठीक है। डेफिनेशन में मैस क्या है, आपको मैटर के बारे में पता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है कि एनीथिंग विच हैज़ सम वेट और ऑक्यूपाई सम स्पेस, जिसका कोई वजन है और जो कि कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। अब मैस क्या है, मैस है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैस, कि कितना मैटर, ठीक है, या जिसे आप मादा भी कहते हैं उर्दू में, कितना मैटर आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कितनी उसकी क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी मिकदार मैटर की, जो आपके अंदर ऑर्गन्स हैं, जितने भी मसल्स हैं, वो भी बेसिकली मैटर ही हैं। सो द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैस। सो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट आर देयर डेफिनेशंस। What is mass? Mass is the quantity of matter in a body is called its mass. And what is weight? Remember, जब हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में, और इसमें मैंने ये भी बताया था जो हम लॉस पढ़ रहे हैं न्यूटन के, न्यूटन ही साइंटिस्ट था वो जिसके जहन में फर्स्ट टाइम जिसने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। जब वो अपने गार्डन में बैठा हुआ था, एक सेब के दरख्त से सेब नीचे गिरा था, फॉल किया था, जिसकी वजह से उसको कॉन्सेप्ट, वहाँ से उसने सोचा कि ये सेब नीचे की तरफ क्यों आया, वहाँ से ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, और उसने फिर एक लॉ दिया था जिसे हम 5th चैप्टर में डिस्कस करेंगे, विच इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। So coming back towards the definition of weight, weight क्या है? Weight is a force due to which the earth attracts the object towards itself. अब यहाँ पर 2-3 चीजें देखने वाली हैं। पहली चीज क्या है? वेट क्या है? वेट है एक फोर्स, ठीक है। वेट क्या है? वेट है एक फोर्स। फोर्स का मतलब ये है कि वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो पहली चीज है वेट इज अ फोर्स। कौन सी फोर्स है? ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से अर्थ क्या करती है? अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अर्थ क्या करती है? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। अब वो अगर हम वही एप्पल वाली एग्जांपल लेखें तो एप्पल नीचे की तरफ क्यों आया? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमारी ये ज़मीन है उसके अंदर एक फोर्स रखी है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और सब ऑब्जेक्ट्स पर वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये भी हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करती है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। क्योंकि फोर्स है वेट या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेट क्या है? वेट एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। उसी तरह सेब जब नीचे गिरा तो वो सेब नीचे क्यों गिरा? सेब इसलिए नीचे गिरा क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही थी, ठीक है। उस पर अर्थ की तरफ से फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या कशिश जिसको हम कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक्ट कर रही थी उस पर। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसकी इक्वल होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो इक्वल होती है वेट ऑफ द बॉडी के। जितना बॉडी का वेट होगा उतनी ही उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, ठीक है। जितना बॉडी का वेट होगा उतनी उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। सो वेट क्या है? वेट एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो कि इस यूनिवर्स पे प्रेजेंट है उनको अपनी तरफ क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे ही हम किसी भी चीज को छोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है, इस वक्त इस पे फोर्सेस बैलेंस हैं। किस तरह से बैलेंस है? एक फोर्स पर लग रही है नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि अर्थ इस पे सेंटर की तरफ लगा रही है। एक ऊपर से मैंने इसे होल्ड किया है हैंड की मदद से, एक वो फोर्स है। इस वक्त ये मार्कर बैलेंस इसलिए है क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी सेम है और जो अपवर्ड फोर्स जो कि मैंने ऊपर लगाई हुई है वो भी सेम है। नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स क्या थी? द सम ऑफ ऑल फोर्सेस। इस वक्त मार्कर पे 2 फोर्सेस हैं, एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एक ऊपर से मैंने जो अप्लाइड फोर्स एक्ट की हुई।
लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ जो कि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उसको, और एक जो अप्लाइड फोर्स जो कि मैंने इसे ऊपर से होल्ड किया हुआ है वो अपवर्ड है। तो माइनस अप्लाइड फोर्स के साथ क्यों आया है? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो दोनों की जब मैग्नीट्यूड सेम है इस वजह से वो रेस्ट पर है। रेस्ट पर किस तरह? क्योंकि नेट फोर्स जो है उस पर ओवरऑल फोर्स वो क्या है? जीरो है, इस वजह से वो रेस्ट पर है। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसको छोड़ने लगा हूं। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये क्या करेगी, आपके पास नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये नीचे अर्थ की तरफ, क्योंकि होगा क्या, जब मैंने इसे छोड़ा तो मेरी जो ऊपर से अप्लाइड फोर्स लग रही थी वो खत्म हो गई, वैनिश हो गई, और सारी जो फोर्स थी वो अर्थ ने अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, और वो अपने जो मार्कर का एक खास वेट था वो अपने वेट की वजह से कहां चली गई? नीचे चली। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास वेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि वेट एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी एंड वेट इज बेसिकली द फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेल्फ। सो अब हम मूव करते हैं इनके सेकेंड डिफरेंस की तरफ, विच इज द फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है इनके फॉर्मूलाज में। जो मास का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। अगर मैं यहाँ m क्या है इसमें? मास। अगर मैंने मास की वैल्यू निकालनी है तो एक्सेलरेशन यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाकर क्या हो जाएगी? डिवाइड। यही मैंने यहाँ लिखा है, इट्स फॉर्मूला इज m इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय a, वेयर F इज द नेट फोर्स, F इज द नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड a इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, ये A क्या है आपके पास? एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके अलावा जो फॉर्मूला वेट का है, वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू mg। अब क्या है इसमें? जो W है आपके पास वो है बेसिकली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है? एक फोर्स है। ठीक है, और m क्या है आपके पास? m है मास। m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वेट में मास का भी अमल दखल है, लेकिन मास वेट में, वेट के फॉर्मूले में मास एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, बल्कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, विच इज g। ठीक है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। g क्या थी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जब उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है तो उस जो अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रही है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर अर्थ उस पर जो फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसकी वजह से क्या हो रही है? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किसी भी फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। सो एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं स्मॉल g, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हमने स्टडी भी किया है फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, बॉडीज फॉलिंग डाउनवर्ड उनके लिए आपके पास पॉजिटिव है, और फॉर बॉडीज मूविंग अपवर्ड उनके लिए g की वैल्यू नेगेटिव है। उसकी रीजन क्या है पिछले चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस की है, और g की वैल्यू क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो वेट का क्या फॉर्मूला है? वेट इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जितना उसका मास है, जितनी क्वांटिटी है उसकी मैटर में, मल्टीप्लाई बाय g। अब g का फैक्टर यहां क्यों आया? g का फैक्टर आया क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वेट वो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को, और वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो उसमें जो एक्सेलरेशन आएगी वो भी क्या, कौन सी आएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज g। सो ये दूसरा डिफरेंस है दोनों के फॉर्मूलाज में। मास का क्या फॉर्मूला है? F ओवर A। मास वैसे आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, दोनों मास के फॉर्मूलाज हैं, किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है आपको g की वैल्यू दी हुई है या आपको सिंपल एक एक्सेलरेशन दी हुई। ठीक है, और वेट का क्या फॉर्मूला है? वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय g, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप नेट फोर्स या वेट की बात करें तो जो यूनिट है, खैर यूनिट हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं, वहां पर ये चीज आपको मैं बता दूंगा। अच्छा जी, थर्ड डिफरेंस है दोनों की नेचर में। जो मास है आपके पास वो है स्केलर क्वांटिटी, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेट क्योंकि फोर्स है
और फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो इसलिए एक और डिफरेंस क्या है कि मैस है स्केलर क्वांटिटी और वेट है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया थर्ड डिफरेंस। उसके बाद है मेजर करने का, कि इनको किस तरह मेजर किया जाता है इन दोनों चीजों। जो आपके पास मैस है उसे मेजर किया जाता है फिजिकल बैलेंस से। फिजिकल बैलेंस किसको कहते हैं, तराजू को, जो कि आपने देखा भी होगा अगर आप सब्जी लेने जाते हैं या फल लेने जाते हैं तो वो इसे लीवर बैलेंस या मैस बैलेंस भी कहते हैं। तो वो उस तराजू में क्या कर रहे होते हैं, एक तरफ वो ऑब्जेक्ट रखते हैं और दूसरी तरफ वेट्स होते हैं उनके पास डिफरेंट 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम्स के, वो वहां पर रखकर उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। सो वो क्या होता है आपके पास, फिजिकल बैलेंस। इंशाल्लाह जब आप आ जाएंगे यहाँ पर, स्कूल खुल जाएंगे, तो फर्स्ट चैप्टर में जो 1-2 चीजें रह गई थी, यही चीजें रह गई थी, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इंशाल्लाह आपको दिखा देंगे, तब आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम फिजिकल बैलेंस से मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट किस तरह मेजर करते हैं। सो द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, आपके पास एक हुक होता है, ठीक है, और एक नीचे स्केल होता है, और वो जो हुक और स्केल है वो एक आपके पास स्प्रिंग के साथ अटैच होता है। ठीक है, कैसे है, अब मैं आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं। ये होता है आपके पास और यहां पर डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं आपके पास। ठीक है, इस तरह से होता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस उससे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हुक और जो स्केल होता है जहां पर रीडिंग्स होती हैं 0, 10, 20, वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है। अगर आप बुक में भी देखें फिगर 3.7 में, तो आप देख सकते हैं एक ब्लॉक है, उसका वेट मेजर करना है। ठीक है, मैस नहीं मेजर करना, उसका वेट मेजर करना है। तो हमने किस तरह, वो एक स्प्रिंग बैलेंस शो हुआ है, हुक के ऊपर, ठीक है, उसके बाद स्केल है और उसके बाद अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है। उसने यहाँ पर ऐसे शो नहीं किया हुआ लेकिन अंदर स्प्रिंग लगा होता है। जब आप आ जाएंगे या अगर हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं दिखा भी दूंगा। सो आप देख सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 और ये सारी किसमें हैं, ये न्यूटन्स में है। ठीक है, क्योंकि वेट का जो यूनिट है, वेट एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, इसीलिए वेट का यूनिट भी क्या है, न्यूटन है। सो ये आपके पास आ गया स्प्रिंग बैलेंस। सो मैस को हम मेजर करते हैं फिजिकल बैलेंस से, या बीम बैलेंस भी इसको कहते हैं, आपकी बुक में बीम बैलेंस भी लिखा हुआ है, और वेट मेजर होता है स्प्रिंग बैलेंस। अच्छा, नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो वेट है वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से है। वेट किसकी वजह से है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, जो कि अर्थ अप्लाई कर रही है ऑब्जेक्ट पर, जिसकी वजह से जितनी वो फोर्स अप्लाई कर रही है उतना ही बॉडी का वेट है। सो मैस वो नहीं है, मैस सिंपल है कि जी जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। सो द मैस इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विद द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, कि इसकी वैल्यू जो है आपके पास वैल्यू ऑफ जी के साथ चेंज नहीं होगी। वैल्यू ऑफ जी आप जहां मर्जी चले जाएं, आपका मैस चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू ऑफ जी पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं कर रहा मैस। सो इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विद द वैल्यू ऑफ जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर आप वेट पर आए तो वेट के फॉर्मूले में जी की प्रेजेंस है वहां पर। इसका मतलब है अगर तो मैं अर्थ पर हूं तो अर्थ पर मेरा मैस भी सेम होगा और अर्थ पर मेरा वेट भी सेम होगा। क्यों, क्योंकि जो अर्थ है उस पर सारी अर्थ पर वैल्यू ऑफ जी सेम है, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप किसी और प्लेनेट पर चले जाते हैं, मून पर चले जाते हैं, मार्स पर चले जाते हैं, किसी और प्लेनेट पर चले जाते हैं, वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट है। जब वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट है तो वहां पर जी की वैल्यू भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिफरेंट है। जब वो चेंज होगी तो आपका वेट भी चेंज हो जाएगा। जब वो चेंज होगी तो क्या होगा, आपका वेट भी चेंज हो जाएगा। सो इससे ये हमने क्या रिजल्ट निकाला कि इट्स वैल्यू वेरीज विद द वैल्यू ऑफ जी, कि वेट की वैल्यू ऑफ जी के चेंज, वेरी कहते हैं चेंज होने के साथ, इसकी वैल्यू ऑफ जी के वेरी या चेंज होने के साथ वेट की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। लास्ट डिफरेंस है हमारे पास, मैस का यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम्स। ठीक है, मैस का एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, मैस का एसआई यूनिट है हमारे पास किलोग्राम्स। आपने देखा होगा, आप बाजार से कोई भी चीज लेने जाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं इतने किलो ये दे दें।
ठीक है, जैसे गोश्त लेने जाते हैं या आटा लेने जाते हैं, ठीक है, तो वो किलो में हम कहते हैं इतने किलोग्राम्स दे दें हमें, ठीक है, या फल लेने जाते हैं इतने किलो दे दें, वो बेसिकली क्या होता है, उसका मैस होता है। सो मैस का यूनिट है किलोग्राम्स। हम भी जो अपना मैयर कर रहे होते हैं वो हमारा मैस होता है, ठीक है, वो भी हम किलोग्राम्स में मैयर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास वेट, क्योंकि फोर्स है, वेट का यूनिट है न्यूटन। वेट एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसी वजह से इसका यूनिट भी क्या है, न्यूटन। इसको प्रूव भी कर लेते हैं किस तरह, W है इक्वल्स mg के। m क्या है, मैस, मैस का यूनिट है किलोग्राम्स, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से है तो एक्सेलरेशन ही, तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया हुआ है कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन के। सो इससे ये चीज प्रूव हो गई कि वेट का यूनिट भी आपके पास क्या है, न्यूटन है, ठीक है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग में आए अगर डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट, उसमें ये 6 के 6 डिफरेंस आपने लिखने हैं विद हेडिंग्स। हेडिंग्स जब नोट्स मिलेंगे तो उसमें आपके पास बनी हुई होंगी, और अगर तो आपके पास शॉर्ट में आ जाता है तो आप मैक्सिमम 3 डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सो यहाँ हमारा मैस एंड वेट का आर्टिकल भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने आर्टिकल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसकी स्टेटमेंट को। जैसा कि हमने प्रीवियस लॉज में सबसे पहले क्या देखते थे, उनकी स्टेटमेंट को देखते थे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है कि टू एवरी एक्शन और टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर तो कोई एक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ड्यू टू सम फोर्स, तो न्यूटन ये कहता है कि उस फोर्स, उस एक्शन की वजह से एक इक्वल बट ऑपोजिट एक्शन या ऑपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, टू एवरी एक्शन, किसी भी एक्शन जब हो, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल, फिर क्या होगा, एक इक्वल, ठीक है, बट ऑपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, उसकी ऑपोजिट होगी। अगर तो हम फोर्स के बारे में बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि एक एक्शन फोर्स है और दूसरी फोर्स उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स होगी, लेकिन क्या होगी, वो रिएक्शन फोर्स होगी, उसका एक रद्द अमल, रिएक्शन कहते हैं रद्द अमल को, कि हमने कोई चीज परफॉर्म की, उसका रद्द अमल क्या है, ठीक है। तो रिएक्शन कह रहे हैं जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम फोर्स लगा के, उसी के इक्वल मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसको हम ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन इस तरह आता है, एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो सबसे पहले आपने उसी तरह क्या लिखना है, सबसे पहले आपने लिख देनी है उसकी स्टेटमेंट, ठीक है, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ से आती है, एक्सप्लेनेशन आपकी आती है जो आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हेडिंग है, उसके बाद जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उस पर आप हेडिंग बना लें एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में वो क्या कह रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। जिस तरह न्यूटन फर्स्ट लॉ डील कर रहा था नेट फोर्स के साथ, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के साथ, न्यूटन फर्स्ट लॉ किससे डील कर रहा था, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या नेट फोर्स से रिलेटेड, उसको वो रिलेट कर रहा था। लेकिन न्यूटन उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो किसके साथ डील कर रहा था, वो नेट फोर्स के साथ डील कर रहा था कि अगर बॉडी मूव करती है तब उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी, वो किसके साथ डील कर रहा था, नेट फोर्स के साथ। न्यूटन थर्ड लॉ डील करता है किसके साथ, रिएक्शन फोर्स के साथ। इसको अंडरलाइन कर लें, Newton's third law of motion deals with the reaction of a body when a force acts on it। यानी कि जब भी किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट हो तो उसके रिएक्शन में जो फोर्स एक्ट हो उससे डील करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Let a body A exerts a force on another body B। एक बॉडी A है, लेट सपोज, उस पर एक फोर्स एक्ट किया है हमने, ठीक है, वो उसने एक फोर्स एक्ट किया है किस पर, ऑन अनदर बॉडी,
एक और बॉडी है जिसको हमने क्या कह दिया, बी बॉडी। द बॉडी बी रिएक्ट्स अगेंस्ट दिस फोर्स। वो क्या कर रही है, जो ए ने उस पर फोर्स लगाई है वो उसके बदले में एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही है, एक रिएक्शन फोर्स दे रही है, ठीक है। सो बॉडी बी रिएक्ट्स अगेंस्ट दिस फोर्स एंड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी ए। मतलब अगर तो इस तरह बॉडी ए ने उस पर फोर्स लगाई है तो बॉडी बी भी उसके अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाएगी, ठीक है। ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, ठीक है। ए ने फोर्स लगाई उसके अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल मैग्नीट्यूड, बी ने भी क्या की, फोर्स लगाई। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ए ऑन बी, कि वो फोर्स जो कि बॉडी ए ने बी पर लगाई, जिसको हम F1 लेट सपोज कह देते हैं, वो फोर्स कौन सी होगी, वो फोर्स है एक्शन फोर्स, या जिसको हम एक्शन भी कह रहे हैं, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, वो है एक्शन। दोबारा देखते हैं, वो कह रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी इज द एक्शन फोर्स, वेयर एज जबकि द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स। कि बॉडी बी जो बॉडी ए पर फोर्स एक्सर्ट करी, फॉर एग्जांपल F2, उसको हम क्या कह रहे हैं, वो है हमारे पास रिएक्शन फोर्स, ठीक है। सो न्यूटन थर्ड लॉ हमें कहता है कि टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट, ये आपने पहले ही लिखे हैं, अभी भी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग चल रही है, जो अब अकॉर्डिंग वाला लाइन आने वाली है उसमें भी एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक एक्शन इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय अ रिएक्शन फोर्स। अकम्पेन्ड का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। जैसे हम कंपनी देना कहते हैं, अकम्पेन्ड का मतलब होता है साथ साथ। सो एक्शन के साथ साथ हमेशा रिएक्शन फोर्स भी होगी। एक्शन इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय अ रिएक्शन फोर्स एंड द टू फोर्सेस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट। कि वो जो दोनों फोर्सेस होंगी, कौन सी, एक एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, वो इक्वल होंगी। इक्वल का मतलब क्या है, उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। फॉर एग्जांपल दोनों 2 न्यूटन की ही होंगी। ये जो इक्वल का वर्ड यूज हुआ है ये इसी वजह से यूज हुआ है कि इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी। बट ऑपोजिट, आगे क्या लिखा है उसने, ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट। और उनकी जो ऑपोजिट का मतलब क्या है, फिजिक्स में ऑपोजिट का मतलब होता है उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। सो डायरेक्शन देख रहे हैं, एक अगर आप देखें तो लेफ्ट टू राइट है और एक क्या लग रही है दूसरी साइड पे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो मैग्नीट्यूड दोनों एक्शन रिएक्शन की सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ये हमें कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। नोट दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। ये डिफरेंट बॉडीज पर भी एक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम बॉडी पर ही एक्ट करें। नेक्स्ट जो आपके पास पैराग्राफ है उसके ऊपर हेडिंग बना ले एग्जाम्पल्स की। अब हम मूव करते हैं कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स की जो कि हमें इस लॉ में मिलती हैं। अब अगर आप देखें थोड़ी सी बुक से हटकर एक एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आप एक बॉल लें, फॉर एग्जाम्पल आप टेनिस बॉल लेते हैं, ठीक है। टेनिस बॉल को आप हाथ में होल्ड करें और उसको दीवार के ऊपर मारें, ठीक है। दीवार के ऊपर उसको थ्रो करें। जैसे ही आप उसको दीवार के ऊपर थ्रो करेंगे वो दीवार से जाकर लगकर कहाँ आएगी, वापस आपकी तरफ आएगी। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने की, कि आपने क्या किया, आपने एक फोर्स अप्लाई की, आपने एक एक्शन अप्लाई किया विच इज टू थ्रो द बॉल टूवर्ड्स द वॉल, ठीक है। आपने क्या किया, बॉल को थ्रो किया टूवर्ड्स द वॉल, और जब वो वॉल के साथ जाकर स्ट्राइक उसने किया तो वो वापस आई। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स आपने वॉल की तरफ विद द हेल्प ऑफ बॉल अप्लाई की थी उसके ऑपोजिट उतनी ही रिएक्शन फोर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आपने उसको इस तरह सीधी डायरेक्शन में फेंका और वो वापस उल्टी डायरेक्शन में आपकी तरफ आई विद इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। सो ये दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू थ्रो अ बॉल टूवर्ड्स द वॉल एंड द बॉल कम्स बैक टूवर्ड्स यू, ठीक है। आपने बॉल को फेंका, जब आपने एक फोर्स अप्लाई की, दीवार ने उससे, वॉल ने उससे ऑपोजिट फोर्स अप्लाई की और आपके पास दोबारा बॉल आपके पास आ, ठीक है।
उसके अलावा जो आपकी बुक में एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है, वो एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है कि एक बुक है और उसको टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, एक बुक है और उसको टेबल पर रखा हुआ है. You can see a book lying on a table. The weight of the book is acting in the downward direction. ठीक है, मैंने आपको, हमने पिछले जो है वर्क फॉर डे 5 में ये चीज़ डिस्कस कर लिया है कि वेट क्या है. वेट एक फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, जिसकी वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सो ये है आपके पास फॉर एग्जांपल बुक. अब बुक का जो वेट होगा, वेट क्योंकि वो उसकी फोर्स है, सो वो कहाँ जाएगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी. ठीक है, वो जो फोर्स है इसको मैंने Fg से शो किया हुआ है, या इसको आप वेट के इक्वल भी कह सकते हैं. ये कहाँ है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ है. ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, दिस इज द एक्शन. ये क्या है, एक एक्शन फोर्स है. अब अगर तो ये वाली जो बुक है वो स्टेबल क्यों है टेबल पे, वो इसलिए स्टेबल है क्योंकि द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट्स ऑन द बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन. जिस तरह बॉल वाली एग्जांपल ली थी कि बॉल को जब थ्रो किया था, हमने एक फोर्स के साथ फेंका तो वो वापस आई उतनी ही सेम फोर्स के साथ जितनी फोर्स के साथ उसको थ्रो किया था. बॉल ने सेम फोर्स उस पर अप्लाई किया और वो वापस आई. यहां भी यही हो रहा है कि जो फोर्स ऑफ वेट है उसका, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उतनी सेम फोर्स के साथ टेबल उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है. ठीक है, टेबल विथ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, बट डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज ऑपोजिट. सो अगर नेट फोर्स निकालूं, नेट फोर्स फॉर एग्जांपल बुक का वेट है 5 न्यूटन्स. ठीक है, सो नेट फोर्स क्या होगी, वेट प्लस माइनस एफ. माइनस एफ क्यों लिखा है, क्योंकि एफ आर करते हैं इसको. एफ आर इसलिए किया क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है. ठीक है, इसको एफ आर से शो किया. अब यहां माइनस क्यों डाला है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है. वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड और जो ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड. सो नेट फोर्स क्या होगी, अगर दोनों 5 न्यूटन है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम होगी फोर्सेस की, तो 5 न्यूटन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 न्यूटन, नेट फोर्स 0. इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही, बॉडी किस पर होगी या ऑब्जेक्ट किस पर होगा, रेस्ट पर होगा. ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर है, बिकॉज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ठीक है, उसने दोनों जो फोर्सेस लग रही हैं विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, उन्होंने उस बुक को क्या किया हुआ है, बैलेंस किया. ठीक है, सो ये भी एक एग्जांपल है इसको समझने के लिए. उसके अलावा आपने बैलून्स देखे होंगे हवा वाले, जिनके अंदर हवा भरी होती है, एयर फिल्ड बैलून्स. उनको क्या करते हैं, उनको जब आप छोड़ते हैं तो वो ऊपर की तरफ क्यों जाते हैं. ठीक है, हवा वाले जो बैलून होते हैं जिनके अंदर एयर फिल हुई होती है, उनको जब आप छोड़ते हैं तो वो ऊपर की तरफ क्यों जाते हैं. वो ऊपर की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो एयर होती है, जैसे ही आप उनको छोड़ते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह, ठीक है, ये आपके पास इस तरह बैलून है, तो यहां से क्या होता है, जैसे ही आप छोड़ते हैं उसको, तो जो एयर होती है इस सारे बैलून के अंदर, जो आपकी एयर फिल है वो कहां जाती है, वो नीचे की तरफ आती है और बाहर निकलती है बैलून से. ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस. ठीक है, यहां पर प्रेशर हाई होता है बैलून के अंदर, और जो बाहर एयर होती है वहां पर प्रेशर लो होता है. और आपको ये चीज पता है कि कोई भी चीज हाई प्रेशर से या हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है. ये क्या है, उसका एक नेचर है, ये नेचुरल फिनोमेना है कि कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. सो जो बैलून के अंदर एयर फिल है उसका प्रेशर हाई होता है, जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वो हाई प्रेशर की वजह से बाहर निकलती है और लो प्रेशर की तरफ आना चाहती है. सो वो जो होल होता है उसमें से बाहर निकलती है. ठीक है, सो वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, और प्रेशर क्या है, बेसिकली प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया ही है. या आप इंशाल्लाह 7 चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे. प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, कि एक खास एरिया में जो फोर्स अप्लाई होती है उसको हम प्रेशर कहते हैं. सो एयर क्या होगी, एक प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी, या फोर्स जो है वो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. अब इस जो एयर बाहर निकलती है वो ऑपोजिट फोर्स बैलून पर एक्ट करती है. ठीक है, एयर नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, वो बाहर निकलती है, और जो बैलून की डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड हो जाती है.
जस्ट लाइक द बुक के वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड और रिएक्शन जो टेबल बुक पर प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड। इसीलिए बैलून ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि उस पर एक रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट हो जाती है बाय द एयर। तो एयर बाहर की तरफ जाती है और एयर उस पर एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से बैलून कहाँ जाता है, बैलून ऊपर की तरफ जाता है। सेम फिनोमिना, सेम एप्लीकेशन अप्लाइज विद द रॉकेट। ठीक है, अब रॉकेट्स आपने देखा होगा जो जब उनको लॉन्च करने लगते हैं, आपके पास वो जो पैड होता है, लॉन्चिंग पैड होता है जहां से वो लॉन्च करते हैं रॉकेट को, उनमें भी सेम फिनोमिना अप्लाई होता है। कैसे? जो रॉकेट है उसके अंदर फ्यूल होता है और फ्यूल कंपोज होता है डिफरेंट गैसेस से, हॉट गैसेस से, जिनका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर उनका होता है। रॉकेट के अंदर जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, फ्यूल गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस होती हैं हमारे पास। अब होता क्या है, उसमें भी सेम फिनोमिना अप्लाई होता है कि जो आपके पास गर्म हवा होती है वो आपको पता है, या जो गर्म आपके पास गैसेस होती हैं, ठीक है, उनकी वो नीचे की तरफ आपके पास जाती हैं। सो होता क्या है, जैसे ही हम उसको फ्यूल को बर्न करते हैं और वो लॉन्चिंग पैड से रॉकेट ऊपर की तरफ क्यों जाता है, रॉकेट ऊपर की तरफ इसलिए जाता है कि वो जो हॉट गैसेस होती हैं उनका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है, वही सेम फिनोमिना बैलून वाला कि अंदर प्रेशर हाई और सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर लो, तो वो हाई प्रेशर से कहाँ जाती हैं, नीचे की तरफ आती हैं बहुत तेजी से। सडनली हॉट गैसेस जो है आपके पास वो नीचे की तरफ आती हैं। जब वो जैसी वो नीचे की तरफ आती हैं, वो उसी तरह एक ऑपोजिट फोर्स रॉकेट पर अप्लाई करती हैं। जैसी वो नीचे की तरफ आती हैं, वो ऑपोजिट फोर्स रॉकेट की तरफ अप्लाई करती हैं, उसको एक बहुत जोर का जर्क देती है। इसकी वजह से वो कहाँ जाता है, रॉकेट आपका ऊपर की तरफ जाता है और जो हॉट गैसेज हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। आपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज या मुख्तलिफ मूवीज़ में अगर रॉकेट लॉन्चिंग देखी हो, किस तरह रॉकेट लॉन्च होता है, तो आप अगर गौर से देखें तो अंदर गैसेज होती हैं इतने हाई टेम्परेचर पे, ऐसा लगता है आग नीचे से निकल रही है। सो वो इतने हाई टेम्परेचर पर नीचे से बर्न होकर निकलती हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर और इतना ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर ऑपोजिट, क्योंकि उनकी एक्शन फोर्स क्या है, नीचे की तरफ, वो इतनी ज़्यादा फोर्स से, रिएक्शन फोर्स से विद द सेम मैग्नीट्यूड रॉकेट पर भी फोर्स अप्लाई करती हैं और रॉकेट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये भी एक आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो आप एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लें। कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट बुक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दिस इज द एक्शन। The reaction of the table acts on the book in the upward direction. Consider another example. Take an air-filled balloon. एक ऐसा बैलून ले जिसके अंदर एयर फिल हुई है। When the balloon is set free, जब उसको छोड़ देंगे, the air inside it, जो कि एयर उसके अंदर है, rushes out. Rushes out का मतलब तेजी से बाहर निकलेगी, and the balloon moves upward. और बैलून उस फोर्स की वजह से, एक्शन फोर्स की वजह से, एक रिएक्शन फोर्स वो एयर बैलून पर एक्सर्ट करेगी और वो ऊपर की तरफ जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल द एक्शन इज बाय द बैलून दैट पुशेस द एयर आउट ऑफ इट। बैलून एक एक्शन प्रोड्यूस करे, इसकी वजह से एयर उसके अंदर से निकल रही है। द रिएक्शन ऑफ द एयर विच एस्केप्स आउट फ्रॉम अ बैलून, रिएक्शन क्या होगा, उस एयर का होगा। पहले एक्शन क्या था, बैलून ने उस एयर को बाहर की तरफ फेंका क्योंकि प्रेशर ज्यादा बिल्डअप हो गया था वहां। उसने क्या किया, उस एयर को बाहर की तरफ फेंका। ठीक है, और उसके रिएक्शन में क्या हुआ, उसके रिएक्शन में द रिएक्शन ऑफ द एयर विच एस्केप्स आउट, जो बाहर की तरफ निकली, फ्रॉम द बैलून, बैलून में से, एक्ट्स ऑन द बैलून, उसने बैलून पर फोर्स एक्ट किया और वो ऊपर की तरफ चला गया। इट इज ड्यू टू दिस रिएक्शन ऑफ द एस्केपिंग एयर दैट मूव्स द बैलून अपवर्ड या फॉरवर्ड, जिसकी वजह से, उस एक्शन की वजह से, जो जिससे एयर बाहर निकली, एक रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ जो कि एयर ने बैलून पर प्रोड्यूस किया और वो ऊपर की तरफ। A rocket such as shown in figure 3.10 moves on the same principle. When its fuel burns, hot gases escape from its tail with a very high speed. ठीक है, कोई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो नीचे की तरफ जाता है। द रिएक्शन ऑफ दीज गैसेज, क्योंकि रिएक्शन जिस तरह एयर पे एक्शन प्रोड्यूस हुआ था, एयर ने एक ऑपोजिट रिएक्शन उस पर प्रोड्यूस किया,
बैलून पे। इसी तरह यहाँ हॉट गैसेस रॉकेट पे रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगी। तो रिएक्शन ऑफ दीज गैसेस ऑन द रॉकेट कॉजेज इट, उसकी वजह बनती हैं टू मूव ऑपोजिट टू द गैसेस रशिंग आउट ऑफ इट से, कि वो इस चीज़ पर उसको मजबूर करती हैं कि जो जो गैसेस थी वो नीचे की तरफ गई, वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करवाती हैं, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। सो ये था आपके पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें पहली हेडिंग में आप स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर मैंने जो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनवाई और फिर 3 एग्जांपल्स। अगर शॉर्ट में आ जाता है तो शॉर्ट में आपने स्टेटमेंट लिखनी है और कोई सी इनमें से एक एग्जांपल। अगर लॉन्ग में आता है तो 3 एग्जांपल्स मस्ट देंगे, ठीक है। सो आज का आपका जो लेक्चर था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर में इफ़ यू फाइंड एनी क्यूरी और प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन आस्क अस थ्रू a WhatsApp number which will be given to you at the end of this video through a voice message, text message और through an image। इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में सॉल्व किया जाएगा। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।